लास्ट टर्न पे हम लोगों ने बात करी थी नॉर्मेलिटी कैलकुलेशन की, है ना। नॉर्मेलिटी कैलकुलेट की थी। नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट की थी, ग्राम इक्विवेलेंट निकाल रहे थे हम, और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के बाद वॉल्यूम 1 लीटर वॉल्यूम में उसका कैलकुलेशन कर लेते थे तो नॉर्मेलिटी आ जाती थी। ग्राम इक्विवेलेंट निकाला कैसे था, अगर हम बात करें यहाँ पे कि भाई हमने ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कैसे किया था, तो क्या फॉर्मूला था ग्राम इक्विवेलेंट का। अगर हमें निकालना था ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी सब्सटेंस का, तो हमने क्या किया था, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास कर दिया था, ये ग्राम इक्विवेलेंट निकल गए थे। अब जो भी डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते थे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है, मोलरिटी गिवन, ठीक। तो नॉर्मेलिटी बाय मोलरिटी होता है एन फैक्टर। अगर हम बात करें नॉर्मेलिटी बाय मोलरिटी, तो ये इक्वल होता है एन फैक्टर। अगर इस एसिड को देखो तो ये फॉस्फोरस एसिड है अपना, फॉस्फोरस एसिड है ये H3PO3। इसके लिए जो एन फैक्टर आता है ये 2H प्लस देता है, तो इसके लिए एन फैक्टर क्या होगा, 2 हो जाएगा। वॉइस क्लियर है मांग, एन फैक्टर अगर 2 हो गया तो नॉर्मेलिटी सीधे सीधे निकल जाएगी, सिंपल है एकदम। मोलरिटी आपकी 0.3 गिवन है, एन फैक्टर 3 है, तो नॉर्मेलिटी, हाँ एन फैक्टर 2 है तो ये 0.6 आ जाएगा। क्लियर, इससे सिंपल तो कुछ सवाल हो नहीं सकता था। और कहाँ गए भाई, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें दिया सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट कंटेन 92 ग्राम ऑफ Na प्लस आयन का ग्राम दिया हुआ है। कोई सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें Na प्लस कितने ग्राम है वो गिवन, कितना दे रहे हैं 92 ग्राम, ठीक। और क्या बोल रहे हैं, पर किलोग्राम ऑफ वाटर, इसका मतलब इसमें वाटर कितना मिक्स किया गया है, वाटर का अमाउंट 1 kg दिया हुआ है। बोल रहे हैं मोलैलिटी ऑफ Na प्लस आयन इन द सॉल्यूशन, मोलैलिटी निकालनी है किसकी, पूरे सॉल्ट की नहीं पूछ रहे, केवल Na प्लस की, और Na प्लस का ही अमाउंट भी हमें पता है, मोलैलिटी निकल जाएगी क्या। मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिस भी सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, और मास ऑफ सॉल्वेंट, यही तो होता है, यही लेते हैं। अब हमारे यहाँ पे सॉल्यूट क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने Na प्लस के बारे में पूछा है, सोडियम सल्फेट के बारे में नहीं, Na प्लस का ही अमाउंट भी दिया है, Gm बाई mm, यहाँ पे mm हम यूज नहीं करेंगे भाई, Na प्लस के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, एटॉमिक मास यूज करना पड़ेगा भाई। एटम के केस में जब मोल्स निकालते हैं तो एटॉमिक मास यूज करते हैं ना, आयन के केस में भी वही करते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे एटॉमिक मास यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम प्लस की बात है, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 1 kg दिया हुआ है, सिंपल है। ये 92, सोडियम की अगर बात करो तो 23 होता है, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 टाइम्स होगा क्या, ये आ जाएगा 4 मोल पर। क्लियर होती है बात, ये शायद 2019 में इजी है, सेकेंड ऑप्शन बन जाएगा आपका। अब देखो
ये H2O2 के लिए, ठीक, H2O2 11th में पढ़ी थी हमने, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। इसके लिए एक कैलकुलेट किया जाता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अगर हम लोग मार्केट में इसको खरीदने जाते हैं तो मार्केट में इसका जो बॉक्स होता है उसके ऊपर वॉल्यूम स्ट्रेंथ लिखी होती है, ऐसे लिखा होगा 20 वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम, ऐसे लिखा होगा। तो इसमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैलकुलेट की जाती है और उस वॉल्यूम स्ट्रेंथ को शायद इस क्वेश्चन में पूछा गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1 मोलर H2O2, यानी कि मोलरिटी गिवन, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सीधे फॉर्मूला याद करेंगे। मोलरिटी इसमें दिया हुआ है 1m, वॉल्यूम स्ट्रेंथ की बात करें तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ किसका, केवल H2O2 के लिए फॉर्मूला है। अगर हमें निकालना है तो ये आता है 11.2 मल्टीप्लाइड बाई, हाँ ये H2O2 के लिए फिक्स, कोई और होगा तो दूसरा तरीका होगा, जो तरीके और हम यूज करें, ये केवल H2O2। 11.2 मल्टीप्लाइड बाई मोलरिटी कितना दिया है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 11.2 आ जाएगा। आपको ये आंसर मैच नहीं कर रहा है, देख रहे हो, तो अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है सबको। 11.2 हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं इसके डिकम्पोजिशन से, ठीक है। H2O2 को अगर ब्रेक करो तो H2O प्लस हाफ O2 बनाएगा, और ये जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ली जाती है इसकी, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती है, अगर आप 1 ml इसका लेते हो H2O2 का, उसको डिकम्पोज कराते हो तो कितने ml ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है उसके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला निकाला गया। तो हमारी बात किससे बन जाती है, सीधे सीधे फॉर्मूला, ठीक है। अगर नॉर्मेलिटी के टर्म्स में हो तो यही फॉर्मूला ऐसे, ये 5.6 है। ये दोनों फॉर्मूला किसके लिए याद रखेंगे हम लोग, H2O2, एक ये वाला क्वेश्चन में अगर नॉर्मेलिटी दी हो तो 5.6 कर दो, मोलरिटी दी हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20. अभी वॉइस क्लियर है ना सबको। अब आपको एसिड का बता दिया था, बेस का बता दिया था, इक्विवेलेंट मास निकालना, सॉल्ट का सीख लेते हैं और मिक्सिंग का सीख लेते हैं। मिक्सिंग के क्वेश्चन आते हैं इसमें काफी, एसिड से एसिड को मिला दिया, एसिड से बेस को मिला दिया, बेस से बेस को मिला दिया, तो फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी मोलरिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन ये करने के बाद हम लोग मिक्सिंग सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया के कितने ग्राम ले रखे हैं, GM दे रखा है। क्वेश्चन सब लोग समझ पा रहे हैं ना कि कैसे क्वेश्चन चल रहा है, क्या गिवन है, क्या निकालना है। यूरिया है, ठीक है, सोल्यूट होगा, ऑब्वियस सी बात है। इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का मास दिया हुआ है कैपिटल W, 1000 ग्राम, तो केजी में लिख सकते हैं, 1 kg लिख दिया। अब क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन का डेंसिटी है 1.115 ग्राम पर ml। कैलकुलेट मोलरिटी, मोलरिटी निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं भाई। अगर ये डेटा है हमारे पास, ये दोनों डेटा, तो इससे हम मोलरिटी निकाल सकते हैं, और मोलरिटी अगर हमारे पास आ जाए तो मोलरिटी बता सकते हैं, ठीक। फॉर्मूला है हमारे पास, और अगर हम सीधे सीधे सॉल्व करके वैसे निकालना चाहें, फॉर्मूला हम ना यूज करना चाहें, तो यहीं पे हम देखते हैं। आपको मोलरिटी कैलकुलेट करनी है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए। दो डेटा हो तो मोलरिटी आ जाएगी।
क्यों? पोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स लेने हैं और दूसरा क्या लेना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है, यही तो करना है। ये दो डेटा हो तो हमारी बात बन सकती है। अब जो सॉल्यूट है उसके मास गिवन है, मास गिवन है तो आपका क्या आ जाएगा? मोल्स आ जाएगा यहाँ से। 120 जीएम है और यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर वो नहीं पता है तो बात क्या हो जाएगी? तो ये हम लोग याद कर लेते हैं। देखिए इस चैप्टर में 2-3 ऐसे कंपाउंड है जिनका बार बार जिक्र है, मतलब बार बार क्वेश्चन आएंगे। एक हो गया यूरिया, दूसरा हो गया ग्लूकोज, तीसरा हो गया सुक्रोज। ये 3 बार बार आते हैं, तो इनके हम लोगों को मोलर मास याद भी रख लें, बार बार क्वेश्चन में कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो यूरिया जब कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक इसका आता है 60, ठीक है। एन का 28 हो जाएगा टोटल, ये 4 है तो 28 प्लस 4 32, 32 प्लस 12 हो जाएगा आपका कितना, और ऑक्सीजन का 16 ऐड करोगे तो आई थिंक 60 आता है। तो अगर मोल्स देखें तो 2 आ रहे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज क्लियर है? ठीक है, मोल्स आ गए अपने पास, मोल्स आ गए 2, ठीक। तो ये वाला डेटा अपने पास आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, वही स्टेप करें हम। अगर क्या करें, मास ऑफ सॉल्वेंट देख लें, मास ऑफ सॉल्यूट देख लें, दोनों को एड अप कर दें, फिर उसके बाद क्या लगाए हम? वॉल्यूम निकालना है, n/d लगा दें। सॉल्यूशन का मास कहाँ से आएगा? सॉल्वेंट का मास प्लस सॉल्यूट का मास इससे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में गिवन। सॉल्वेंट का मास कितना दिया? 1000 ग्राम, यहाँ ग्राम में लेना है क्योंकि डेंसिटी किसमें गिवन है? ग्राम पर ml। 1000 सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? शुरू में ही दिया हुआ है 120, डेंसिटी कितनी होगी? 1। अब यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा, किस में आएगा? ml। भाई ये ग्राम पर ml में, ये आपका ग्राम में है तो ग्राम ग्राम कट जाएगा, ml में आ जाएगा। ये वैल्यू अपनी आ जाएगी, कितनी आएगी? ये ml में आ गया। अब अपने को वॉल्यूम लीटर में ही तो चाहिए, बाकी मोल्स वगैरह तो पता ही कैलकुलेट हो जाएगा। क्या कहते हैं? ये वॉल्यूम, इसको लीटर में ले लो, 1000 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा। 1 से कुछ छोटा आएगा, ये 1.12 है, यहाँ पे 1.15 है। मोल्स यहाँ से पता लग गया, तो 2 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। क्लियर है सबको? ठीक है देवान, क्लियर है? तो इजी क्वेश्चन था, देखो ये कब का आया हुआ? 11 का आया हुआ। 13 से अपना ये स्टार्ट हुआ था ना मेंस, और इसको डिफरेंशिएट किया था, उसके पहले देखो इस लेवल के क्वेश्चन। अब हम लोग बात करने थोड़ा सा एसिड बेस की तो कर ली थी, अब हम मिक्सिंग की बात कर लेते हैं। सॉल्ट का भी बता देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का भी बता देते हैं, और उसके बाद हम लोग कर लेते हैं मिक्सिंग। हमने आपको बताया था, क्या बताया था? एसिड का बताया था क्या? इक्विवेलेंट मास निकालना कैसे? मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिस, या उसी को एन फैक्टर, है ना। अलग अलग एसिड के लिए अलग अलग हो जाएगा। बेस के लिए निकालना है तो क्या करते हैं? मोलर मास बाय एसिडिटी, वो क्या होता है आपका? नंबर ऑफ OH माइनस। ये बेसिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस
यहाँ तक की बात हो गई थी, हमने कुछ क्वेश्चन भी करे थे इस पे। अब मान लो हमारे पास कोई सॉल्ट आता, हमें इक्विवेलेंट मास, ठीक है, तो उसके लिए क्या देखना होता है आपको, दो चीजें हमें बताऊंगी थी। एक तो वही करेगा मोलर मास कैलकुलेट कर लो, या सॉल्ट के लिए हम लोग मोलर मास वर्ड ना यूज करके हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला मास। वर्ड अलग है क्या, फॉर्मूला मास ले लेंगे। और सॉल्ट के लिए लेते हैं टोटल पॉजिटिव, ये हो जाता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना है, उस पॉजिटिव चार्ज से डिवाइड कर देते हैं वो, ठीक। जैसे मान लो यहाँ पे हमें इसका, सपोज हमारे पास सॉल्ट है Na2SO, इसका इक्विवेलेंट मास निकालना, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, ये कैलकुलेट करना है, तो क्या करें, इसका फॉर्मूला मास निकालो। फॉर्मूला मास, 2 सोडियम 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन सबको एडअप करेंगे जैसे मोलर मास निकालो। और पॉजिटिव चार्ज अगर देखो तो 2Na+ देगा ये, अगर ब्रेक होगा तो 2 पॉजिटिव यूनिट का चार्ज, ठीक। मान लो हमारे पास किसी सॉल्ट की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है, तो सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास चाहिए ना, बाकी तो फॉर्मूला सेम है, बट हमें इक्विवेलेंट मास कैलकुलेशन आना। ये सॉल्ट का केस हो गया। अब सपोज हमारे पास आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का केस। ऑक्सीडाइजिंग रेडॉक्स रिएक्शन टाइप्स कुछ आ गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया या रिड्यूसिंग, कोई रिएक्शन हो रहा है उसमें कोई स्पीसीज है उसका दे दिया है, उसका बोल रहे हैं कि इक्विवेलेंट मास निकालो या नॉर्मेलिटी निकालो, तो इक्विवेलेंट मास चाहिए पहले, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर मॉलिक्यूल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखिए आपको पता है ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है। जैसे सोडियम है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और Cl है, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, Cl- बनाता है, तो बोलते हैं Cl का क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये क्या है, रिडक्शन। अगर आप यहाँ पे देखो कि Na ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो यहाँ पे अगर आपको इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है, सपोज आप करोगे एटॉमिक मास ले लोगे डिवाइडेड बाय ये एक इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है एटॉमिक मास। अब की बार क्लोरीन का हो जाएगा, इतनी बात सबको क्लियर है। किसी एक ही रिएक्शन में दोनों यूज हो रहे हैं, मान किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट होगा भाई, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कैसे काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और जिसका रिडक्शन होता है वो कैसे काम करता है, ऑक्सीडेशन। तो अगर इस रिएक्शन में आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का एटॉमिक पीएम निकालना है तो ऐसे निकाल सकते। सबको क्लियर है, ये 11th में भी कर चुके हैं हम लोग, फर्स्ट चैप्टर में करा था। देखो मान लो ऐसे है कोई एग्जाम्पल, सपोज जैसे मान लो KMnO4 सपोज कन्वर्ट होता है MnO2, ठीक है।
KMnO4 का निकालना है इक्विवेलेंट। तो क्या करें, अब देखते हैं हम लोग किस में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज है। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर +7, ठीक है। कैसे +7? पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है तो इसकी +1 लेते हैं हमेशा। मैंगनीज की X मान लो, ये ऑक्सीजन -2, तो यहाँ पे अगर X की निकालोगे तो +7 आ जाए, ठीक। यहाँ पे अगर देखो मैंगनीज की कितनी आ जाएगी MnO2 में, X मान लो, तो +4 आ जाएगी। अब ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देखना होगा हमें, यहाँ पे वही उतने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कोई करता है। अगर यहाँ देखो +7 था, +7 से +4 आ गया, तो जब हम लोग रिएक्शन बैलेंसिंग करते थे तब भी देखते थे चार्ज कैसे, +7 से अगर कोई चीज +4 पे जा रही है, इसका मतलब क्या है, वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तभी तो ये वैल्यू आएगी। माइनस का 3 होगा तभी तो आएगा, 7 - 3 करोगे तभी +4 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। कोई चीज अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है तो उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, ठीक। अब निकालना है हमें EM, तो EM कैसे निकालना, पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है, ये 3 का कर रहा है, तो क्या आ गया, मोलर मास डिवाइडेड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल। तरीके से निकालेंगे, वैल्यू क्या आएगी, मोलर मास डिवाइडेड बाय कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया, 3। सबको क्लियर है ऑनलाइन? K और Mn का एटॉमिक मास, K का शायद 39 होता है और Mn का 25 है ना, तो 50 के अराउंड आता है। KMnO4 का भी हम लोग याद रखते हैं, 158 आता है, 39 ले लिया हम लोग, इसका ऑक्सीजन का 64 ले लेते, ये कितना हो गया 103 आ गया ना। अगर मैं बोल रही हूँ 158 है तो ये कितना हो गया 55 55। क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जिन चीजों की, कई बार फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा रहता है, न्यूमेरिकल्स में जिन चीजों की बहुत जरूरत पड़ती है, अक्सर करके जिन पे क्वेश्चन आते हैं, KMnO4 पे आते हैं, यूरिया पे आते हैं, ग्लूकोज पे आते हैं, तो धीरे धीरे क्या करते हैं, कोशिश करते हैं मोलर मास दिमाग में बैठा ही दो, ठीक है। जैसे यूरिया का बोला हमने, तो यूरिया का कितना था 60। ग्लूकोज की अगर बात करो तो ग्लूकोज का हम लोग 180 आता, ठीक है। सुक्रोज की तो ये होता है शायद 342। अभी अभी किसका एग्जाम्पल लिया, KMnO4, तो इसका कितना, हाँ Mn का 55, पोटेशियम 39, ठीक है। जैसे KMnO4 के लिए डेटा हम लोग ये भी आ गए, वैसे तो जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। अगर KMnO4 की बात करो तो KMnO4 के लिए 2-3 डेटा याद रखते। अगर मीडियम एसिडिक है
अगर मीडियम बेस मतलब इसका रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है, H2SO4 या HCl उस रिएक्शन में यूज हो रहा है, या KOH NaOH यूज हो रहा है, या न्यूट्रल सोल्यूशन है, 3 कंडीशन होती है। ठीक, तो अगर एसिडिक मीडियम होता है तो इसमें EM आता है मोलर मास बाई 5। अगर न्यूट्रल होता है तो मोलर मास बाई, मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वहां पे 5 गेन करता होगा। और अगर बेसिक होता है तो EM आता है मोलर मास बाई 1, मतलब मोलर मास की। ठीक है, अब मान लो कोई इक्वेशन दिया है कि KMnO4 किसी स्पीसीज के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, एसिडिक मीडियम H2SO4 उसमें रिएक्शन में लिखा हुआ है। तो अब हम उसको एस्टिमेट करें, बार बार देखें, और एक बार दिमाग में हो कि अगर एसिडिक है तो डिवाइडेड बाई 5 आना चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आना चाहिए। तो रिएक्शन को देखा और चेक किया कि एग्जैक्टली 5 है क्या, तो होगा भी 5। बेसिक में मोलर मास डिवाइडेड बाय 1 इक्वल 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें एक केस होता है, उसमें क्या होता है, कोई भी जैसे एक रिएक्शन हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और उसमें पढ़ी थी डिस्प्रपोर्शनेशन, सुना है सबने? हाँ, एक ही आपका स्पीसीज ऑक्सीडाइज भी हो रही है और रिड्यूस भी हो रही है, दोनों क्या हो रहा है, एक ही में हो रहा है, उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिड्यूस। तो हम लोग क्या बोलते थे उसको, डिस्प्रपोर्शनेशन। अब जहाँ पे ऑक्सीडेशन एक का हो रहा है तो वहां हमने देख लिया कि वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जिसमें रिडक्शन हो रहा है किसी का उसमें हमने देख लिया कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इस तरीके से बात बन गई। अब जहाँ पे तो डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है, एक ही चीज गेन भी करेगी और वही स्पीसीज आपकी लॉस भी करेगी। तब क्या करते हैं हम लोग, अगर हमें EM निकालना है तो केस में हम क्या करते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। ठीक है, टोटल वैल्यू की भी बात ये डिस्प्रपोर्शनेशन की नहीं है। अगर कोई चीज दो फॉर्म्स में जा रही है, अगर कोई चीज दो फॉर्म्स में जा रही है, जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे ये AS2S3, ये किसी रिएक्शन में सपोज बना रहा है AS O AS2S3 से AH2O3, तब तो सेम ही रहेगा। ASO4 माइनस, एक स्पीसीज ये बन गई, और एक स्पीसीज बना देते हैं इसकी सल्फेट। एक ये बनाता है सपोज AsSO4, ये ठीक। अब देखो अगर आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग देखें तो क्या चेंज ऑक्सीडेशन, अगर देखो आप तो ऑक्सीडेशन नंबर में ये तो माइनस का ही है। अगर देखो आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन, सल्फाइड है ये आर्सेनिक का, तो सल्फाइड में ध्यान रखते हैं सल्फर होता है -2। ठीक, अगर सल्फर -2 पे, एक सल्फर पे -2 है तो 3 सल्फर पे कितना होगा, -6। तो इसका मतलब इसका +6 होगा, और ये 2 है तो इसका मतलब एक के लिए +3 है।
ये बात सबको क्लियर है? एक आर्सेनिक का कितना हो गया? प्लस, क्योंकि किसी भी कंपाउंड में जितना माइनस चार्ज उतना प्लस, अगर न्यूट्रल दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखो ये SO4 माइनस बन रहा है, ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का -2, 4 का कितना हो गया? -8, और -8 को उस तरफ ले जाओगे, यहाँ पे -1 भी है, तो ये कितना बन गया? +7 आ गया। अगर देखो आर्सेनिक का +7 आ रहा है, ठीक। यहाँ पे देखो अगर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये SO4 है, तो SO4 जो होता है पूरी स्पीसीज SO4 पे -2 होता है। सल्फेट अगर पूरा ले तो इस पे कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा, ठीक। जितना माइनस उतना प्लस। अब देखो यहाँ पे +7 और कितना आ रहा है? +2 आ रहा है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? 1 2। यहाँ पे देखो 1 आर्सेनिक 2 आर्सेनिक, दोनों आर्सेनिक को हमें कंसीडर करना है। तो यहाँ पे अगर हमें EM निकालना है, तो EM के लिए इसका मोलर मास लेना पड़ेगा, इसका AS2S3 का, डिवाइडेड बाय टोटल चेंज। ठीक है, टोटल चेंज कितना आ जाएगा? इसका मोलर मास AS2S3 का कैलकुलेट करके रखेंगे, और टोटल चेंज एक में आपका कितना आ रहा है? 3 से 7 हो रहा है। 3 से 7 कितना हुआ? 4, और दूसरे में कितना हुआ? 3 से आपका 2 हो गया, तो 1 का। ठीक है, क्लियर है बात सबको? 4+1 चेंज के अकॉर्डिंग 3 से 7 जा रहा है ना पहले में, तो 4 का चेंज है। दूसरे में अगर देखो, ये मैंने ऐसे ही एग्जांपल ले लिया, ये सही एग्जांपल भी नहीं है, बट एक एग्जांपल बताने के लिए, सही इक्वेशन नहीं है, इसमें कुछ मिसिंग है। अब मिक्सिंग की बात कर ली जाए, मिक्सिंग वाले क्वेश्चन ले रहे हैं ना अपने। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? मिक्सिंग की बात करें। मिक्सिंग में क्या है? एक तो 3 टाइप्स की मिक्सिंग है। क्या क्या? एसिड प्लस एसिड, 1 2 3 4 कितने भी एसिड हो सकते हैं। बेस में बेस को मिक्स करो, ठीक। और तीसरी आपकी जो मिक्सिंग होगी वो क्या होगी? एसिड प्लस, ठीक। सबकी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम गिवन होगा हमको। हमको क्या निकालना है? फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी और फाइनल सॉल्यूशन का नेचर, ठीक। जैसे मान लो ये एसिड 1 है, कोई एसिड 2, इसके लिए नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है, इसके लिए N1 दिया हुआ है और वॉल्यूम V1 दिया हुआ है। इस एसिड का N2 दिया हुआ है और वॉल्यूम। जब एसिड एसिड को, मतलब सेम नेचर वाले को मिक्स करो, एसिड एसिड को, बेस बेस को, तब क्या होता है? सीधे सीधे N1 V1 का मल्टीप्लिकेशन एड अप हो जाता है। कैसे? अगर आपको फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी चाहिए, N1 मल्टीप्लाइड बाई V1 प्लस N2 मल्टीप्लाइड बाई V2 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम V1 प्लस, सपोज
3 एसिड्स होते तो N3 प्लस N3V3 हो जाता है, N4V4, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जब एसिड एसिड को मिक्स करोगे तो याद रखना है फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा भाई, एसिड और एसिड को ही तो मिक्स कर रहे हो तो फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक ही होने वाला। एसिड पे एसिड को मिक्स किया तो एसिडिक ही होगा। यही सेम केस बेस में भी चलेगा भाई, मान लो इसकी N2 है, ये N1 है, और आपका ये क्या देखिए मैंने आप ये आपका मान लो N1 है, ये V1 है, ये N2 V2 गिवन है, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें भाई, N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 एंड फाइनल। नेचर कैसा होगा, फाइनल सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक की बात। कहानी में ट्विस्ट कहाँ से आएगा, जब एसिड और बेस को मिक्स करोगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, ठीक। तो ऐसे जब केसेस दिए जाते हैं तो क्या करते हैं, मान लो इसका नॉर्मेलिटी Na है, इसका वॉल्यूम V है, ठीक। इसकी नॉर्मेलिटी Nb है, बेस के लिए B लिख दिया, Vb है, क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, ठीक। अब क्या करें, पहले इनका मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करो, Na कैलकुलेट करना, Nb Vb कैलकुलेट, दोनों की वैल्यू निकाल लो। अब मान लो ये सपोज 10 आ गया, ये 5 आ गया, तो ज्यादा कौन है, एसिड का ज्यादा हो गया, ये MEQ बोलते हैं इसको, मिली इक्विवेलेंट। एसिड की अगर MEQ ज्यादा है तो फाइनल सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक हो जाएगा। बेस की अगर ज्यादा है तो फाइनल सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। अब बात आती है कि फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे, तो करना क्या है, जो वैल्यू ज्यादा है उसमें से कम को माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक। जैसे मान लो इसी केस में मान लो हमारे पास NaVA ज्यादा है NbVb के मल्टीपल, ठीक। तो यहाँ लिख लेते हैं एक आंसर, तो ये है फाइनल सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक, जिसकी MEQ ज्यादा वैसा ही सॉल्यूशन का नेचर। फिर अब आपको अगर इसमें N फाइनल, दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बन रहा है उसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। क्या करें, नीचे तो टोटल वॉल्यूम आता, मतलब Va प्लस Vb, एसिड जितना मिक्स किया, मान लो कोई 250 ml कोई 500 ml, तो दोनों को ऐड कर दो, और इसकी नॉर्मेलिटी जिसकी ज्यादा है उसमें से कम को क्या करो, क्लियर। इसका अगर अपोजिट केस हो गया, ये ज्यादा है, बेस का अगर ज्यादा हो गया कैलकुलेशन करने के बाद, तो फाइनल सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, बेसिक। और इसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो जो ज्यादा है, जिसका भी ज्यादा है उसमें से लेस को, यहाँ बेस का ज्यादा है तो बेस, नीचे टोटल वॉल्यूम होगा, क्लियर होती है बात। एक एग्जांपल कर लें इसका, तो क्वेश्चन ये है 250 ml 1 normal HCl mixed with 650 ml 0.1 या 0.2 नॉर्मल H2SO4, कैलकुलेट
नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग। सब लोग कैलकुलेट करें, अगर बात समझ आ गई है तो कोशिश करें। हेमांग आवाज आ रही है? वॉइस क्लियर है अभी? ट्राई करिए सब लोग। सब लोग ट्राई करें। सिक्स 50 और सॉल्यूशन एसिडिक होगा, है ना? में आज है कौन कौन? एक हेमांग है, और कौन कौन है आज क्लास में? हेमांग है, रिधिमा है, कोमल है, राशि अग्रवाल। वैल्यू आ रही है? सबकी आवाज क्लियर है बच्चों? आंसर आ रहा है? कुछ भी थोड़ा बड़ा भी आ सकता है, पूरा कैलकुलेट नहीं हो फिर। करे करके देख ले क्या करना है। एन फाइनल निकालना है। मिक्सिंग हुई है एसिड एसिड की, एसिड 1 एसिड 2। अच्छा देख लेते हैं दोनों का वॉल्यूम V1 प्लस V2। पहले की नॉर्मेलिटी है 1, दूसरे की नॉर्मेलिटी है 0.2, वॉल्यूम है 650, 250 और 650। कितना हो जाएगा ये? 250 और 650 900 आ गया नीचे, और ऊपर आ गया ये तो 250 रहेगा, और ये 0.265 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ गया? हाँ बेटा 650 650। अच्छा ये 80 जैसा दिख रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं, जिसका 80 जिसने लिख दिया वो 80 से निकाल। कितना आ गया ये? 38/90 है ना? ये आ गई नॉर्मल। 38/9, 9 कैसे आ रहा? 380 है ना ऊपर? हाँ अरे 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 अरे, इतनी खतरनाक कैलकुलेशन कर दोगे? नहीं बच्चा जी, ये तो खतरनाक कैलकुलेशन हो गई। दोनों को ऐड करके फिर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? और करें? क्लियर है बात? ये दोनों को ऐड करके फिर कैलकुलेट करते हैं, ऐसे अलग अलग नहीं कटता ना। चलो अब तुम्हारा क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ दो बस। हंड्रेड ml ऑफ 1 mNaOH। क्वेश्चन है, शीट का क्वेश्चन है अपने, शीट में क्वेश्चन नंबर 24 है ना, लेवल 1 है। इज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर
डाइल्यूटेड टू 1 लीटर मतलब इसका वॉल्यूम अब क्या कर दिया गया है, अब फाइनल वॉल्यूम दे दिया है 1 लीटर। ठीक है, जो हम लोग एन V1 प्लस V2 करके नीचे ऐड करके लिखते थे वो वैल्यू 1 लीटर दे दी गई है, पूरा डाइल्यूट करके उसमें पानी डाल के वॉल्यूम बना दिया गया, फाइनली कितना 1 लीटर। अब बोल रहे हैं रिजल्टिंग सॉल्यूशन के लिए कुछ डेटा गिवन है। ठीक, तो अब क्या होगा देखो, ये 100 ml है, ये 1 ml। ठीक, यहां से अगर आप देखो, ये क्या हुआ, स्लाइड एंड हो गई क्या, यहां से अगर हम लोग करें, अभी वो उसके आंसर बताना ऑप्शन है, ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, मोलरिटी गिवन है आपकी, 100 ml सॉल्यूशन है। ठीक, तो 100 ml सॉल्यूशन में आपकी मोलरिटी है 1 m, तो यहाँ से अगर मोल्स निकालोगे तो निकाल सकते हो। मोल्स का फॉर्मूला क्या बताया, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, यही तो बताया। ठीक, तो यहाँ से मोल्स आ सकते हैं, मोल्स कितने हैं, मोलरिटी 1 है और वॉल्यूम कितना है 100 ml है, लीटर में करना है तो 1000 से डिवाइड कर, तो यहाँ से मोल्स कितने आ गए 0.1 मोल आ गए। यानी कि शुरुआत में सॉल्यूशन में NaOH के कितने मोल्स थे 0.1 मोल्स। ठीक, अब यहाँ पे जो फाइनल सॉल्यूशन बना है उसकी पहले हम मोलरिटी कैलकुलेट करते हैं सिंपल वे में। कैसे, जैसे हम लोग N1V1 इज इक्वल टू N2V2 लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम लगा सकते हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, जब n फैक्टर 1 होता है, अगर NaOH को देखो तो NaOH एक ही OH माइनस देता है, जब n फैक्टर 1 होता है तो ये इक्वेशन या ये इक्वेशन दोनों में से कोई भी यूज की जा सकती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। M1V1 इज इक्वल टू M2V2, यहाँ पे अगर देखो तो M2 क्या है, ये M फाइनल है, M फाइनल क्या आ जाए, ये अपनी 1 है, ये वॉल्यूम कितना था 100 ml, ये अपना M फाइनल निकालना है तुम्हें, ये वॉल्यूम कितना था 1 लीटर, तो 1000 ml लिख सकते हो। M फाइनल क्या आ गया अपना 0.1 आ गया क्या, इसका मतलब जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसकी मोलरिटी कितनी है 0.1। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, ऑप्शन बोल रहे हैं फाइनल सॉल्यूशन में ये है, अब ऑप्शन ऑप्शन क्या दिए, ये ठीक है, बोल रहे हैं जो फाइनल सॉल्यूशन बन रहा है उसमें NaOH के कितने मोल्स हैं। ठीक है, तो NaOH अगर 0.1 मोल है तो 1 लीटर फाइनल सॉल्यूशन में कितने मोल्स हो जाएंगे 0.1 हो जाएंगे, 1 मोल 0.1 मोल 10 मोल 0.05 मोल, कितने मोल दिखाई दे रहे हैं, मोलरिटी यही तो होती है 1 लीटर में कितना, फाइनल सॉल्यूशन हमारा 1 लीटर है, तो ये मोलरिटी क्लियर। देख ले आपके क्वेश्चन डालें भी सेम क्वेश्चन है क्या, चलो आप करो, ये 13 मेन में आया 2013। सब लोग देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को ऑनलाइन, हाँ इसको ट्राई करो। फाइनल
फाइनल सॉल्यूशन के लिए निकालना है। बोले ना ऑब्टेन बाय मिक्सिंग दिस एंड दिस। सब लोग ट्राई करेंगे, इससे इजी क्वेश्चन बन नहीं सकता है। ऑप्शन इसमें डाले नहीं ना। क्लियर है, सॉल्व करके देख लेते हैं, है ना। देख लिया जाए, ऑनलाइन में आया किसी का आंसर, सॉल्व करूं। HCl और HCl दोनों HCl को ही मिक्स कर रहे हैं ना, दो HCl है, एक है, एक की नॉर्मेलिटी दी है 0.5 मोलर दिया हुआ, मोलरिटी दी हुई है, और 750 ml है ना। और दूसरा जो HCl है वो कितना है, 2 मोलर है और 250 ml, मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे आ जाए M फाइनल और मल्टीप्लाइड बाई आ जाता है V फाइनल, तो V फाइनल तो फाइनली नीचे आता है ना, तो नीचे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं नीचे। V फाइनल कितना होगा टोटल वॉल्यूम, तो ये 750 और 250 एड अप कर दो, है ना। तो ये कितना आ गया, 0 उड़ा दो, और यहाँ पे आ गया 500, और ये कितना आ गया 1000, ये आ गया ये सॉल्व कर लो, ये कितना है 375, तो ये आ जाएगा 875 है ना। 1000 से डिवाइड करोगे तो आपका 0.87 क्लियर है। तो हाँ बेटा आपको क्लियर हो, राशि क्लियर है क्या बच्चों, इजी है, क्या लग रहा है, मैं ही इजी बोल रही हूँ या आप लोग को भी लग रहा है। हाँ कई बार ऐसा भी होता है, टीचर बोलता है, टीचर को इजी लगता है, सबसे बोलूँगी कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, आ गया एक और डाला था मैंने, तो मास फ्रैक्शन है। टाइम बताइए, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं PYQ से। टाइम आपका कब तक का है, नहीं नहीं आपका टाइम कब तक का है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना, कोई अच्छा क्वेश्चन करते हैं और चलो हम करते हैं, क्वेश्चन लिखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वॉइस क्लियर है मेरी, एक क्वेश्चन नोट डाउन करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट,
mole fraction of solute in a solution, mole fraction of a solute in a solution is 0.1. ठीक है. Molarity of this solution is same as its molality. Molarity is equal to molality दिया हुआ है solution. ये डेटा गिवन है. ठीक है. अब आपको करना क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. डेंसिटी दिया हुआ है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है. क्वेश्चन समझ पा रहे हैं सब लोग? अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है m solute by m solvent. ये पूछा गया है. कैपिटल M ही होगा, मोलर मास ही पूछेंगे. मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन की लैंग्वेज में स्मॉल m लिखा है, लेकिन लैंग्वेज लिखी हुई है मॉलिक्यूलर मास का रेशियो लिखा है. ट्राई करके देखिए. 2012 में आया हुआ है ये क्वेश्चन. 12 का नहीं है, 2016 एडवांस का क्वेश्चन. कुछ कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं बच्चों, इजी होते हैं, उनके क्वेश्चन एडवांस में आए या मेंस में आए निकल जाते हैं अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलोगे तो. ऑप्शन इंटीजर टाइप क्वेश्चन है एग्जैक्टली. एडवांस में हाँ, एक सेकंड मैं आंसर देख के हूँ. बुक है मेरे पास तो एक सेकंड में आंसर दो. ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को यूज करो. ग्राम पर ml है ये बेसिकली, सेंटीमीटर क्यूब इज ml. नाइन आ रहा है. हेमांग आ गया. हाँ 9:1 आएगा. ट्राई करके देखो. किसका आंसर निकला है? हेमांग आपका निकला है. आप बताइए कैसे करेंगे प्रोसेस. हाँ
सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आ गया, सोल्यूट का हमारे पास 0.1 है तो सॉल्वेंट का आ गया। फिर और स्टार्ट किया जाए, ट्राई किया जाए। हाँ हेमांग, आपने आधा बता के रुक गए। हाँ, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय टोटल मोल्स कर दिया आपने मोल फ्रैक्शन को, ठीक है। मोलरिटी इज इक्वल टू मोलरिटी कर दिया। अच्छा, चलो ट्राई करते हैं, मैंने भी किया नहीं है, देखते हैं कैसे होगा, दिमाग लगाते है ना। हाँ, देखो, अच्छा देखो क्वेश्चन में, हाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग, दिमाग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में 3 डेटाज अपने पास है। एक दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन, किसका दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन दे दिया है किसका, सॉल्यूट का। कितना दिया हुआ है, 0.1। आपको पता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 होता है, प्लस कर दो अगर तो मोल फ्रैक्शन अगर हम सॉल्वेंट का निकालें तो वो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.1 0.9। ठीक है, यहाँ तक की बात सबको क्लियर है। मोल फ्रैक्शन का जब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं तो एक चीज आपको याद है कि मोल फ्रैक्शन, मान लो हमें सॉल्यूट का निकालना है तो हम लिखते हैं n मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये लेते हैं। यही अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लोगे तो यहाँ पे सॉल्वेंट आ जाएगा, बाकी तो वही रहेगा। दोनों को अगर डिवाइड करो तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ सकता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये आ सकता है। इससे सब लोग एग्री करते हैं, क्योंकि दोनों के लिए जब फॉर्मूला लिखोगे डिवाइड करोगे तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू रह जाएगी, यहाँ ऊपर सॉल्यूट करेंगे। ठीक, अब हमारे पास दोनों के मोल फ्रैक्शन है, इसका मतलब दोनों के मोल्स का रेशियो आ गया हमारे पास। भाई ये सॉल्यूट का मोल्स है 0.1, ये है कितना 0.9, तो n ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय n ऑफ सॉल्वेंट आ गया। इस बात से एग्री करते हैं, ये 1/9 आ गया अपना। ठीक है, अब क्या करें, अब जो अगली कंडीशन दी है उसको यूज करते हैं। अगली कंडीशन क्या दी हुई है, मोलैरिटी इज इक्वल टू दिया हुआ है मोलैरिटी। ठीक, अब इसको यूज कैसे कर सकते हैं हम लोग, अगर देखें मोलैरिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट और यहाँ पे होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो होता है। यहाँ पे मोलैलिटी है, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट और यहाँ पे होता है मास ऑफ सॉल्यूट, ये चीज होती है। ठीक,
अब इसको हम यूज कैसे करें, इसको अगर ध्यान से सोचो आप, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अगर यूज करना है तो इसका मतलब आप यहाँ पे कर सकते हो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हो मास ऑफ सॉल्यूशन को। ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो ऐसे ही रहने दो एम सॉल्यूट, और यहाँ पे क्या कर दो आप मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कर दो। डेंसिटी देखो कितनी दी हुई है 1.2 दी हुई है क्वेश्चन में, 2 कर लेते हैं ठीक। अभी इसको मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ऐसे ही रहने दो। मास ऑफ सॉल्वेंट, ये कुछ डेटा है हमारे पास नहीं, कैंसिल कैसे करेंगे, देखो ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं जो 1 लीटर में डिजॉल्व है, और ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं जो आपके 1 kg में डिजॉल्व 1 kg सॉल्वेंट, ठीक है। दोनों डेटा इसलिए अभी कैंसिल नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे देखो मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट को आप कुछ चेंज कर सकते हो क्या मास ऑफ सॉल्यूशन पे, सोचो, क्योंकि हमारे पास कोई मास नहीं है। अगर हम ऐसे देखें मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो ये कर सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ, ये कर सकते हैं, ठीक है। डेटा थोड़ा फैल रहा है लेकिन फैलाते देखते। ये आ गया आपका मास ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या आ गया आपका मास ऑफ ठीक। अब इससे क्या मिल सकता है सोचो, हमें चाहिए मोलर मास, मास ऑफ सोल्यूट अगर यहाँ से देखें तो हम ले सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे ले सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये वैल्यू है हमारे पास, है ना। मोलर मास की वैल्यू निकालनी है, अगर हमारे पास मास आ जाए दोनों का तो हमारे पास कुछ से डेटा आ जाएगा। तो यहाँ से कुछ दोनों के मास का रेशियो आएगा क्या, देखो ध्यान से देखते हैं। इसको पहले अगली स्लाइड पे ले जाते हैं, अगली स्लाइड पे ये बैठे हुए हैं। देखिए आप लोग इस स्लाइड पे थोड़ा आ जाते हैं। अब हमारे पास डेटा क्या था, डेटा है हमारे पास ये n सॉल्यूट बाई n सॉल्वेंट, हमारे पास 1/9 नहीं है ना, ठीक। अब हम बोले मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ये है 1/, ठीक। क्वेश्चन में हमें निकालना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस वैल्यू को उधर कर दें, अपोजिट कर दें इसको, m ऑफ सॉल्यूट बाई m ऑफ सॉल्वेंट, पूरी वैल्यू ऊपर नीचे कर रहे हैं ना। यहाँ पे m ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ, और यहाँ पे m ऑफ सॉल्वेंट, ये है 9/। अगर ये आ जाता है हमारे पास दोनों मासेस का रेशियो, तब हमारी बात बन जाएगी, क्योंकि हमको कैलकुलेट ये है,
ठीक, ये वैल्यू हमारे पास है। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट अगर हमारे पास आ जाता है तो हमारी बात बन जाएगी। अब पीछे वाले डेटा से देखते हैं। अगर इसको हम करें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसा करते हैं ना, इसको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये चेंज ला तो यहाँ से इस डेटा को हटा देते हैं। तो हमें पता लग गया ना, इरेज के लिए हो रहा है, सेव हो गया इसलिए। पर पहले इसके बारे में यहीं से सोच लें तब आगे बढ़े। ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे आ गया, इधर मास ऑफ सॉल्यूशन है। ये गायब हो सकता है क्या किसी तरीके से, कुछ कर सकते हैं इसमें। और कोई डेटा है नहीं, मोल्स ही है हमारे पास, है ना, मोल्स का रेशियो है ना। तो एक को अगर 1 मान लो और दूसरे को 9 मान लो, ऐसे कर सकते हैं। सॉल्वेंट के मोल्स क्यों यूज करेंगे, पर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हम। क्या डेटा यूज कर सकते हैं। हेमांग आपने कैसे किया, क्या लगाया हेमांग जी? यहाँ तक तो हम बिल्कुल सही है। और अगर हमारा मोल फ्रैक्शन से भी हम लेते हैं, मोल फ्रैक्शन से इनके मोल सेम हो रहे हैं तो उससे हमारे मास पे क्या फर्क पड़ेगा, मास पे कोई फर्क पड़ेगा? अच्छा अच्छा अच्छा, देखो हम लोग ऐसे ले सकते हैं इसको, ऐसे सोच सकते हैं। अगर मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी है, ठीक है, तो अगर हम बोले कि सपोज एक्स मोल्स इसके 1 लीटर में डिजोल्व है, तो एक्स मोल्स इसके आपके क्या होंगे, 1 kg में डिजोल्व होंगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहे हैं बेटा, सॉल्व नहीं हो रहा है ना, यहाँ तक डेटा जाके रुक जाओ। अगर एक्स मोल आपके सॉल्यूट के किसमें डिजोल्व है, 1 लीटर सॉल्यूशन में, है ना, तो उतने ही मोल एक्स मोल ही आपके सॉल्यूट के किसमें डिजोल्व है, 1 kg सॉल्वेंट में। यही बात तो हो रही है। अब 1 लीटर अगर सॉल्यूशन है तो उसका अगर मास कैलकुलेट करो आप तो मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास इज इक्वल टू V इंटू डी। डेंसिटी अपनी 2 थी ना, और ये अपना है 1000, तो ये आ गया 2000 ग्राम, है ना। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट अगर देखो 1 kg लेते हो आप तो 1000 ग्राम हो गया। यहाँ से सॉल्वेंट का मास आ गया, यहाँ से किसका मास आ गया, सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूट का आ जाएगा, इसी डेटा से निकाला हमने। देखो सॉल्यूट का अगर निकालना है तो सॉल्यूशन माइनस क्या कर देंगे,
सॉल्वेंट। अब यहाँ पे जो दोनों डेटा हमने निकाले, दोनों को एक्स एक्स मान के, ये सॉल्यूशन आपका 2000 ग्राम आ रहा है और सॉल्वेंट कितना है 1000 ग्राम। तो अल्टीमेटली सॉल्यूट भी कितना आ जाएगा 1000 ही आ जाएगा। तो अभी देखने से हमको क्या पता चला, दोनों को सेम मान के जब हमने किया तो हमें क्या पता लगा कि ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। जब दोनों चीजें इक्वल हैं, ये भी 1000 है ये भी 1000 है, तो रेशियो 9/1 आ जाएगा। क्लियर होती है बात? mm सॉल्यूट बाई mm सॉल्वेंट निकालना था ये क्वेश्चन में। ठीक है, ये वैल्यू हमारी 1/1 आ गई है, 9/1 है, तो रेशियो 9/1 आ जाएगा। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था तो 9 आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये अपना क्वेश्चन था 16 एडवांस। अब एडवांस का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट तो होगा ही, थोड़ा सा तो रहता ही। और स्लाइड दिखा दूं, उसके आगे वाले मिक्सिंग के कर लिया हमने, एसिड बेस का कर लिया, और कुछ मेंस के और कुछ एडवांस के क्वेश्चन में हमने एक एडवांस को भी ट्राई अप कर लिया। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग वेपर प्रेशर स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन, फिर उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो इस चैप्टर की मेन थी। ये तो आप मान के चलो कि ये 11 का पार्ट, ये 11 में भी पूछा जाता है, ये हर उसमें पर आना चाहिए आपको क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। पार्ट किसी का भी अपने पेपर में आता है तो ठीक है। क्लियर है सबको बच्चों? कोमल, रिद्धिमा, राशि, हेमांग, मोल्स को इक्वल करके मास निकाल लिया, और मास निकालते ही अपनी बात क्या हो गई, बन गई, क्योंकि पहले से हम डेरिवेशन कर चुके थे। तो हम लोगों की बात, आज की क्लास ऑफ की जाए। क्या कहते हैं आप लोग? आपके कोई क्वेश्चन थे आप पूछ लीजिए, 1 मिनट, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ करें। आपके कोई थे तो आप मानस नाम है ना आपका? 12 क्वेश्चन एंड 18 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन है 10 ml of concentrated H2SO4 18 m diluted to 1 liter, approximate strength of dilute acid, जो अब डाइल्यूट कर दिया गया। सिंपल है, डाइल्यूशन का क्वेश्चन है जो अभी आपने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है कौन सा, बोल रहे हैं 10 ml H2SO4 लिया हुआ है, उसकी मोलरिटी है 18 मोलर। ठीक है, 18 m। अब बोल रहे हैं इसको क्या कर दिया इन्होंने, 1 लीटर तक डाइल्यूट कर दिया, फाइनल सॉल्यूशन 1 लीटर बना दिया। अब बोल रहे हैं फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। ठीक है, तो क्या लगा दें, एक ही एसिड की बात हो रही है तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 लगा सकते हैं। ठीक है, पहले वॉल्यूम कितना था 10 ml, पहले मोलरिटी 18 दिया हुआ, 18 m का मतलब 18 m फाइनल निकालना है। अब वॉल्यूम 1 लीटर कर दिया मतलब 1000 ml, तो M2 कितना आ जाएगा, अगर देखें तो 180 डिवाइडेड बाई 1000 आ जाएगा 0.1। क्लियर है, आंसर आ रहा होगा। और कौन सा है 18।
in a aqueous solution of sulfuric acid. क्लियर है सबको? शीट का क्वेश्चन है बच्चों ये, H2SO4 वाला शीट का क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है शीट का, इन्होंने पूछा 18, aqueous solution of sulfuric acid, mole fraction of water is 0.85, molality of solution 0.85 मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है वाटर का, ठीक है, मोलैलिटी निकालनी है। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? 1 माइनस 0.85 आ जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है, और आपको निकालनी है मोलैलिटी, मतलब आपको आप ये दो डेटा आ जाए तो अपनी बात बन जाएगी। ठीक, अब अभी आपको बताया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ, ठीक है, दोनों मोल फ्रैक्शन हमारे पास है। ये आपका 0.85 माइनस करोगे तो 0.15 आएगा, तो ये 0.15 है, ये 0.8, ये रेशियो आ गया। दोनों का रेशियो आ गया, ठीक है। अब इस रेशियो को यूज करोगे, आप कैसे यूज कर सकते हो? मोल्स को लिख सकते हो गिवन मास बाय मोलर मास, इस फॉर्मूला में, ठीक है। और इसके मास को भी लिख सकते हो, इसका गिवन मास, इसका जो भी मास होगा डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब दोनों के मोलर मास आपको पता है, सॉल्यूट का मोलर मास दिया है, देखो H2SO4 है तो H2SO4 का मोलर मास नीचे यूज हो जाएगा और यहाँ वाटर का यूज हो जाएगा। अब दोनों के क्या आ जाएंगे? मासेस आ जाएंगे, ठीक है। और मासेस यूज करके नहीं आए तो मैं तो बताना, उसको बता दूंगी। अभी पूरा सॉल्व करके इसलिए नहीं दिखा रही हूँ, शायद सर की दूसरी क्लास का मुझे अभी सर ने बताया था, इसके बाद क्लास था नहीं बताया नहीं, हाँ इसलिए कहीं सर वेट करता, नहीं आए तो पूछ लेना दीपक फिर से, है ना। क्लास ऑफ की जाए ऑनलाइन, बच्चा पार्टी, ठीक है बेटा, बाय बेटा। हाँ बेटा, हाँ।